बड़ी खबर आप सभी तक हम साझा कर दे। वाराणसी ज्ञानवापी मामले से ये पूरा जुड़ा हुआ है क्योंकि अब इस केस में 26 मई को सुनवाई होगी। जी हां, अब 26 मई को सुनवाई होगी और दोनों पक्षों को जिला जज ने सुना और इसके बाद से यह फैसला लिया गया कि अब अगली तारीख 26 मई को निर्धारित की गई है। और सीधा रुख करेंगे कुमार अभिषेक का। कुमार, सबसे बड़ी बात क्या कुछ रहा पूरी सुनवाई के दौरान? लब्बो-लुबाब बड़ी बातें क्या रही? शुभांकर, देखिए 26 मई को यह तय होगा कि यह केस मेंटेनेबल है या नहीं। सबसे पहले इसी पर सुनवाई होगी। हालांकि एक हफ्ते का वक्त दिया गया है दोनों लोगों को, जब जो सर्वे रिपोर्ट है उस पर मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्तियां रख सकता है। यहां तक कि अगले 1 से 2 दिनों में जो अंदर फोटोग्राफी हुई है, वीडियोग्राफी है, दोनों पक्षों को ये दे दी जाएगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ नित्यानंद राय हैं जो कि इस पूरे केस को देख भी रहे हैं। ये बताइए नित्यानंद जी, आम आदमी की भाषा में क्या समझें? पहले ये तय हो जाएगा कि ये केस मेंटेनेबल है या नहीं, उसके बाद ही कोई चीज होगी। एग्जैक्टली यही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी यही मंशा थी और जिला जज महोदय ने उसी आदेश को रीअफर्म किया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 यानी जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट यानी दावा किन आधारों पे खारिज होगा उसके बारे में कोर्ट पूरी निर्णय सुनाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो 26 तारीख को बहस होगी वो पूरा जो है वर्शिप एक्ट पे फोकस करेगी। वर्शिप एक्ट ये है कि जो वर्शिप एक्ट इसलिए फोकस करेगी कि जो मुस्लिम पक्ष है डिफेंडेंट नंबर 4 उन्होंने यही ऑर्डर 7 रूल 11 के क्लास 4 में अर्जी लगाई है कि चूंकि इस समय जो वर्शिप एक्ट प्रभावी है उसका ये दावा उसको डिसोबे करता है, उसको मतलब इसको उस पर बार करता है। तो मतलब हम सीधी शब्दों में समझे तो जो एक हफ्ते बाद आपत्तियां मंगाई 24 है, 26 की सुनवाई है, उस पे जो है जो अब तैयारी दोनों पक्षों को लगभग उनकी पूरी है। ठीक है, अब डिटेल्ड उसमें उनको बहस करना है 26 को कि मुस्लिम पक्ष स्वाभाविक कहेगा कि ये दावा चलने लायक नहीं है, वो वर्शिप एक्ट लागू होता है ये बहस करेगा, और जो हिंदू पक्ष है वो ये कहेगा कि इस पे वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। बहस पूरी तरह इसी पे केंद्रित रहेगी। पर पहले फैसला आएगा इस पे जिला जज पहले आदेश सुनाएंगे, नहीं फैसला नहीं कहेंगे, इसको आदेश कहेंगे। फैसला जजमेंट को कहते हैं और इंटरिम जो इंटरलोकेटरी ऑर्डर परमानेंट मतलब जो भी आदेश इस पर आदेश जिला जज महोदय सुनेंगे। मैं इसका भविष्य आपको बता देता हूँ। फिर वो यदि मान लीजिए खारिज हो जाती है उनकी एप्लीकेशन, वो हाई कोर्ट जाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये जो 8 सप्ताह का हम डेट दे रहे हैं जब सुनवाई के वक्त, तो इस बीच में जो अपीलेट कोर्ट है उसको होते हुए आप यहाँ तक आ सकते हैं। मतलब इस बीच में सारे चीजें आप कवर कर लें। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये वर्शिप एक्ट है इसका पूरा डिस्कशन, इसका नजीर ये मुकदमा बनने जा रहा है। लेकिन ये बताइए फिर एक हफ्ते का वक्त क्यों दिया गया है दूसरे केसेस को उसको परसों की एक्ट है, परसों। हाँ, इसके लिए सर्वे के लिए भी तो आपत्तियां मंगाई गई हैं। जी वो तो सर्वे एक्ट तो वो उनको आपत्ति दे सकते हैं। ठीक है, अब 26 मई को चूंकि अभिषेक सुनवाई होगी, इसलिए जानना जरूरी है कि इसको लेकर मुस्लिम पक्षकार और हिंदू पक्षकार क्या कुछ कह रहे हैं, इस फैसले के किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कुल कितनी देर सुनवाई हुई और कोर्ट के अंदर कितने लोगों की मौजूदगी थी। अभिषेक, देखिए कुल करीब 20 मिनट तक सुनवाई आज नहीं हुई। दरअसल जज महोदय ने आज सिर्फ अपना ये वो ऑर्डर पढ़ा, वो आदेश पढ़ा कि वो किस तरीके से सुनेंगे, और उसी के तहत उन्होंने 26 तारीख को डेट रख दी कि 26 तारीख को हम इस बात की सुनवाई करेंगे कि ये मेंटेनेबल है कि नहीं। इस पर पहले आदेश आएगा, लेकिन एक हफ्ते का वक्त दिया गया है दोनों लोगों को कि अगर सर्वे रिपोर्ट पर किसी को कोई आपत्ति है तो वो लोग अपने आपत्ति के साथ आ सकते हैं, खासकर मुस्लिम पक्ष। और अगले कुछ घंटों में, अगले आज से कल तक में दोनों पक्ष अदालत से वो फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी जो हुई है उसकी तस्वीरें, उसका चिप हासिल कर सकते हैं। और अभिषेक, ये भी गौरतलब हो, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 8 हफ्ते के अंदर आप सुनवाई पूरी करें, जिसमें अब 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। यानी कि आज 24 को सुनवाई थी तो अब 26 मई अगली तारीख निर्धारित की गई है, यानी कि 2 दिन और बढ़ाया गया। बिल्कुल 8 हफ्ते का वक्त दिया गया है। आज चूंकि अदालत ने कह दिया कि अब 26 तारीख का डेट होगा, तो 26 तारीख से इस बात की दलीलें शुरू होंगी कि ये मेंटेनेबल है कि नहीं, ये केस ये टिकता है या नहीं। मुस्लिम पक्ष सीधे खारिज करने की बात कर रहा है, तो क्या सचमुच ये सीधा खारिज हो जाएगा, या फिर
दोनों पक्षों के बहस के बाद मुस्लिम पक्ष का दावा खारिज होगा। बहुत सारी बातें हैं जो कि 26 तारीख को होंगी, 26, 27 हो सकता है इसमें एक दो दिन बहस के लिए और अदालत इन्हें दे दे, लेकिन सबसे पहले इसी पर सुनवाई होनी है। लेकिन जब हिंदू पक्ष के वकील निकले हैं विष्णु जैन, तो उन्होंने कहा है कि इस पर सुनवाई तो होगी ही, साथ साथ हिंदू पक्ष को भी और मुस्लिम पक्ष को भी वो जो सर्वे रिपोर्ट है उसको देने को कहा गया है कि उसके फोटो वीडियोग्राफ्स दिए जाएं और 1 हफ्ते के भीतर जिसको आपत्ति है वो उसके साथ अदालत में अपनी आपत्तियां लेकर आ सकता है। तो ये भी बड़ी बात है जो कि पैरेलल चलने वाली है, लेकिन पहले फैसला इस पर आ जाएगा कि ये सुनवाई लायक है या नहीं, मेंटेनेबल है या नहीं। बिल्कुल अभिषेक, आप इस पर नजर बनाकर रखें और सर्वे सबूत का ये पूरा संग्राम है, किसकी जीत होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सब कुछ ये अदालत के ऊपर निर्भर करता है। स्विट्जरलैंड के दावोस में 2 साल बाद लौटे विश्व आर्थिक मंच में भारत दुनिया के सामने अपना आर्थिक रोड मैप पेश कर रहा है। भारत में मौजूद अपार संभावनाएं दुनिया की ज्यादा से ज्यादा कंपनियों के लिए यहां पर निवेश करने की बड़ी वजह भी है। ऐसा होने पर कोविड जैसी चुनौतियों के वक्त दुनिया की चीन से निर्भरता खत्म हो जाएगी और भारत की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ताकत का एहसास करवाया तो पश्चिम में भी हिंदुस्तान की ही गूंज है। स्विट्जरलैंड का दावोस शहर पूरे 2.5 साल बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए तैयार है, जहां दुनिया भर के अमीर, ताकतवर और हाई प्रोफाइल लोग 26 मई तक मंथन करेंगे, जिनके लिए पीएम मोदी ने टोक्यो से खास संदेश दिया। ग्लोबल सप्लाई चेन को जिस प्रकार बीते 2 सालों में नुकसान पहुंचा है, पूरी सप्लाई चेन सवालिया निशान में घिरी हुई है। आज सारी दुनिया के लिए यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी के आगाज के साथ ही पश्चिमी देशों में जरूरी चीजों की किल्लत हो गई थी। सिरिंज, वेंटिलेटर, टेस्ट किट और जरूरी दवाओं के लिए अमेरिका में लोग तरस रहे थे। इसकी वजह चीन पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता थी। इसलिए दुनिया ने सबक सीखते हुए चीन से दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया है। ऐसी बड़ी कंपनियों को भारत अपने यहाँ आने का न्योता दे रहा है। पूरी दुनिया को यह एहसास हो रहा है कि जिस स्पीड और स्केल पर भारत काम कर सकता है वो अभूतपूर्व है। दुनिया को आज ये भी दिख रहा है कि जिस स्केल पर भारत अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग उस पर जो जोर दे रहा है यह भी अभूतपूर्व है। मोदी सरकार के 3 मंत्री पीयूष गोयल, मनसुख मंडाविया और हरदीप सिंह पुरी दावोस में भारत की दावेदारी पेश कर रहे हैं। भारत का वर्चस्व चारों ओर देखने को मिल रहा है। मेरे स्वयं के 3 दिन के अंदर 55 से अधिक मीटिंगें अथवा पब्लिक प्रोग्राम्स थे। भारत के प्रति जो आकर्षण है ये अपने आप में हम सबको प्रोत्साहित भी करता है और एक तरीके से एक एंडोर्समेंट है, एक छाप लगाता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गत वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अलग अलग कदम उठाए। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार इस साल बड़े देशों में भारत सबसे तेजी से विकास करने वाला देश होगा। इस साल भारत की विकास दर सबसे अधिक 8% रहेगी। भारत विदेशी निवेशकों का भी पसंदीदा देश है। साल 2021-22 में 83.57 अरब डॉलर का रिकॉर्ड विदेशी निवेश भारत में आया है। IMF का अनुमान है कि साल 2027 तक भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। बेहतर वैक्सीनेशन से भारत में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। वहीं चीन की जीरो कोविड पॉलिसी ने उसकी रफ्तार धीमी कर दी है। यही वजह है कि चीन से कई कंपनियां अपना कारोबार समेट रही हैं। इन्हीं बड़ी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए मोदी सरकार के मंत्री दावोस में जोरदार दलीलें पेश कर रहे हैं। आज आप किधर भी चले जाएं दावोस में, घूम फिर के विषय भारत के ऊपर आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी की तरह कर्नाटक के CM बसवराव S बोम्मई भी दावोस में है, जहां पर वो कई बड़ी कंपनियों के CEO के साथ अगले कुछ दिनों तक निवेश के लिए बैटिंग करेंगे। बड़ी बात यह है कि इस बार रूस और चीन
दावोस की इस अहम बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जिसे भारत के लिए एडवांटेज माना जा रहा है। भारत में इन्वेस्टमेंट का ये सबसे बेस्ट टाइम है। भारतीय युवाओं में आज एंटरप्रेन्योरशिप एक नई ऊंचाई पर है। दावोस के मंच को दुनिया भर के देश अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारत की कोशिश इस मंच के जरिए ज्यादा से ज्यादा निवेश हासिल करने की है। दुनिया को ये विश्वास दिलाने की है कि भारत हर मामले में चीन के मुकाबले ज्यादा विश्वसनीय साझेदार है। सिद्धार्थ जराबी, दावोस, आज तक। और इस बीच बिहार की सियासत में आने वाले 1-2 दिन भारी हो सकते हैं। दरअसल खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को 72 घंटे पटना में रुकने का अल्टीमेटम जारी किया है। लेकिन आखिर ये 72 घंटे वाला अल्टीमेटम है क्या, जानना जरूरी है। एक स्पेशल रिपोर्ट। आने वाले 2-3 दिनों में क्या बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव होने वाला है? ये सवाल और इसे लेकर अटकलें इस दावे के सामने आने के बाद शुरू हुई, जिसमें कहा गया है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू के विधायकों को अगले 72 घंटे तक पटना में ही रहने का फरमान जारी किया है। हालांकि जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने ऐसे किसी फरमान की जानकारी होने से इनकार किया है। नीरज कुमार के मुताबिक औपचारिक या अनौपचारिक रूप से उन्हें ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। जनता दल यूनाइटेड की सहयोगी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी ऐसे किसी भी फरमान जारी होने से इनकार किया है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के मुताबिक आने वाले 72 घंटे में बिहार की राजनीति की दशा और दिशा बदल सकती है। अटकलों पर जेडीयू और सहयोगी खेमे की चुप्पी और आरजेडी की तरफ से दावे पर मोहर लगाए जाने से अटकलों का बाजार गर्म है। जेडीयू विधायकों के पटना में रुकने के कथित रूप से नीतीश कुमार के फरमान के 3 तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पहली अटकल, आरसीपी सिंह के राज्यसभा टिकट पर फैसला। आज से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अटकलें हैं कि नीतीश आरसीपी सिंह से नाराज हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अगर आरसीपी सिंह का टिकट काटा तो जेडीयू में टूट हो सकती है। जेडीयू के करीब आधा दर्जन सांसद और 15 से अधिक विधायक आरसीपी के समर्थक माने जाते हैं। दूसरी अटकल, जातीय जनगणना पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इस मुद्दे पर 27 मई को नीतीश ने सर्वदलीय बैठक भी बुला ली है। बीजेपी जातीय जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है, जबकि नीतीश ऐसा चाहते हैं। इस मुद्दे पर आरजेडी उनके साथ है। तीसरी अटकल आरजेडी नेता तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार की बढ़ रही नजदीकियों को लेकर है। इफ्तार पार्टी में दोनों काफी देर तक बतियाते नजर आए थे। इसके बाद जातीय जनगणना पर भी दोनों करीब आए हैं। इस मुद्दे पर तेजस्वी ने नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगा था और नीतीश ने 24 घंटे के अंदर ही उन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया। ऐसे में अटकलें तेज हैं कि क्या नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं? क्या नीतीश एक बार फिर से पलटी मार बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाने की योजना बना रहे हैं? रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।